जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, हम लोग ये जो सीरीज बना रहे हैं जहां पे हम प्लेनेट की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, हम षड़बल देख रहे हैं जिसे कहते हैं 6 फोर्थ स्ट्रेंथ। कोई भी प्लेनेट हमारे कुंडली में कितना पावरफुल है इसका हम षड़बल के थ्रू कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, षड़बल हमने 2 टाइप के अभी देख लिए, अभी हम देखेंगे थर्ड और फोर्थ। दोस्तों, षड़बल को डिसाइड करने के लिए थर्ड स्टेप जो होती है 6 फोर्थ स्ट्रेंथ में की थर्ड स्टेप जो होती है उसे हम कहते हैं दिग्बला। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। कोई भी प्लेनेट कौन से डायरेक्शन में सबसे पावरफुल होगा उसको कहते हैं हम दिग्बला, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि अगर किसी का मून है, अगर किसी का कैंसर का मून है 10th हाउस में है तो दिन हो गया, नून का टाइम हो गया, वहां पे उसको क्या बल मिलने वाला है? तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मून की तो 0 हो गई। अगर इवन इफ वो कैंसर में भी है, इवन इफ वो टॉरस में भी है, लेकिन अगर किसी का मून इधर आता है, 4th हाउस के इधर आता है, फिर अगर वो कैंसर में जाता है, टॉरस में जाता है, तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल गई। तो इस प्रकार उसका षड़बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सन है, अगर सन 10th हाउस में है, दोपहर का टाइम होता है जहां पे सन बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई, बहुत पावर मिल गई। लेकिन अगर वो 4th हाउस में चला जाता है तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम जाएगा। अगर आपका सन कितना भी स्ट्रांग है 4th हाउस में, तो गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम जाना है, छोटे वाले नहीं, बड़े लेवल की गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम जाना है। तो इस प्रकार कुछ हम प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखते हैं। तो अगर हमको सभी कुछ प्लेनेट की अगर कुछ स्ट्रेंथ देखना है तो दोस्तों, अब अगर हम फर्स्ट हाउस के थ्रू देखते हैं, हम हाउस बाय हाउस अगर हम स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस में कौन से प्लेनेट को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है? तो वो मिलती है जुपिटर को और मर्क्यूरी को। फ्रेंड्स, फर्स्ट हाउस में जुपिटर को और मर्क्यूरी को बहुत अच्छी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो नॉलेज है, अब मान लो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे किसी ने सिखाया है, तो कुछ स्पेसिफिक बातें सीखने मिलती है। बाद में आपको तो आपका नॉलेज खुद ही गेन करना पड़ता है, खुद को ही बढ़ाना पड़ता है। एक स्टेप तक, एक लेवल तक आपको कोई ना कोई सिखा पाता है। तो इसी के कारण जुपिटर और मर्क्यूरी ये दोनों ज्ञान के कारक है। कुंडली में अगर किसका ज्ञान कितना है ये देखना है तो हम इनिशियली तो जुपिटर और मर्क्यूरी देखेंगे, बाद में हम सन को देखेंगे, क्योंकि सन पावर देता है, बिना सन के पावर के ज्ञान ठीक से नहीं आ सकता। लेकिन इनिशियल स्टेज में हमको देखना रहा तो जुपिटर और मर्क्यूरी ये ज्ञान के कारक है। तो हमको ज्ञान खुद को ही लेना पड़ता है, हम दूसरे के हेल्प से एक लेवल तक ले सकते हैं। तो खुद को ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, खुद को डेवलप करना पड़ता है हमें खुद को। इसीलिए जुपिटर को और मर्क्यूरी को, क्योंकि ये ज्ञान के कारक है, तो ये नॉलेज के कारक है, तो इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है फर्स्ट हाउस में। अब दोस्तों आ जाते हैं हम 4th हाउस पे। 4th हाउस में मून को सबसे ज्यादा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, ये बहुत फेमस है। तो दोस्तों मून, लेकिन मून के साथ साथ और किसको मिलती है? 4th हाउस ये सुख स्थान है, लग्जरी का हाउस है, लग्जूरियस कार्स यहां से देखते हैं, प्रॉपर्टी बंगलोज यहां से देखते हैं। तो वीनस, अगर हमको कहा जाके रेस्ट करना है, कुछ करना है, जैसे कि फेमिनाइन प्लैनेट्स है, ये फेमिनाइन प्लैनेट्स हो गए, तो फेमिनाइन प्लैनेट्स को कहाँ पे, जहां पे सुख रहेगा, जहां पे लग्जरी रहेगी, जहां पे कंफर्ट रहेगा, वहां पे ये फेमिनाइन प्लैनेट्स अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों वीनस, मून, इनको एक लग्जरी का वेदर चाहिए, इनको कंफर्ट चाहिए, इनको सुख चाहिए, शांति चाहिए, साथ में पैसा भी चाहिए। तो ये सब चीज, शांति, सुख, पैसा, फीलिंग्स जो होती है, हमारी जितनी फीलिंग्स होती है, हम किसी से इमोशनली कितने अटैच है, मेंटली कितने अटैच है, तो ये सब डिसाइड कौन करता है? मून डिसाइड करता है। तो इसीलिए मून को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी यहाँ 4th हाउस में, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। वीनस को भी सुख शांति चाहिए, लग्जरी चाहिए, वो हमेशा लग्जरी की डिमांड्स करता है, कार्स वगैरह, लग्जूरियस कार्स, स्विमिंग पूल्स, ये सब कुछ 4th हाउस से इसका रिलेशन बनता है, मून से रिलेशन बनता है। तो वीनस और मून जो रहते हैं इनको 4th हाउस में बहुत अच्छी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। दोस्तों आ जाते हैं हम 7th हाउस पे, सैटर्न। दोस्तों सैटर्न को 7th हाउस में बहुत अच्छी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो क्यों? सैटर्न एक मैच्योर प्लैनेट है, सैटर्न एक बूढ़ा प्लैनेट है। तो मैच्योरिटी से, लॉन्ग एज से, मतलब एक्सपीरियंस से क्या आता है? एक्सपीरियंस से कोई भी चीज में परफेक्शन आता है। अगर आप बूढ़े हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप कोई भी चीज की डील आप
किसी भी चीज की डील करोगे तो अच्छे से करोगे। कोई न्यू कमर रहा, उसके कंपैरिजन में अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप कंटिन्यूअस लर्नर हो प्लस एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ पढ़ नहीं रहे और आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप कंटिन्यूअस लर्नर भी हो, आप एक्सपीरियंस भी हो, तो ऐसे लोग हेजिटेट नहीं करेंगे, ऐसे लोग घाई भी नहीं करेंगे। तो ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से किसी से भी डील कर सकते हैं। तो सन सैटर्न को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी 7th हाउस में, क्योंकि इनका काम क्या है, जैसे कि 7th हाउस क्या है, हमारे वाइफ का हाउस है, लड़की की कुंडली में हस्बैंड का हाउस है। अगर ये ना भी देखे तो हमारे पार्टनर्स का हाउस है, तो हमको इनडायरेक्टली डील करना है, वाइफ से डील करना है, हस्बैंड से डील करना है, पार्टनर से डील करना है, वहां पेशेंस चाहिए, वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। इसीलिए सैटर्न 7th हाउस में बहुत खुश रहता है और 7th हाउस की चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो लिब्रा का अगर यहाँ पे सैटर्न होगा तो अच्छा होगा, और अगर यहाँ पे एरीज का डेबिलेटेड भी आ जाता है, ओवरऑल 6 स्ट्रेंथ में उसको बल मिल जाता है, फिर भी वो शादी नहीं करेगा, शादी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि उसको 6 की 6 स्ट्रेंथ जो होती है, 6 फुल स्ट्रेंथ वो अच्छी मिलनी चाहिए, उसके लिए उसका षडबल अच्छा रहना चाहिए। अब दोस्तों ये हो गया है 10th हाउस, यहाँ पे मून का अपोजिट इधर सन, और सन के साथ मार्स। अब यहाँ सन अच्छा क्यों है दोस्तों, अगर हमें 10th हाउस को जज करना है, 10th हाउस को जज कैसे करेंगे, क्या उसका सिर्फ लॉर्ड देखेंगे, क्या वहां पे जो प्लैनेट्स बैठे सिर्फ उतना देखेंगे, नहीं। 10th हाउस का कारका क्या है, सन है। सन क्या है, फादर है, फादर है, गवर्नमेंट है, किंग है, किंग फादर जैसा ही होता है। आज के जमाने में किंग मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब फादर का कारक, हमारे भी फादर। तो दोस्तों 10th हाउस जो होता है हमारे करियर का हाउस है, 10th हाउस ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। तो यहाँ पे सन सबसे बेस्ट एक्ट करता है। जो लोग नून में बर्थ लेते हैं 12 बजे 2 बजे, उन लोगों का सन ये साइड में आता है, तो बहुत अच्छा सन रहता है वो लोगों का। गवर्नमेंट जॉब पाने में बहुत आसानी होती है। अगर डेबिलेटेड भी होता है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 हाउसेस में सन डेबिलेटेड भी होता है ना, स्पेशली यहाँ पे केतु के साथ भी होता है, राहु के साथ भी होता है, तो भी गवर्नमेंट जॉब पाने में बहुत आसानी जाती है, इजी हेल्प मिलते जाती है। कुछ लोग पहले जो लग जाते थे करप्शन के थ्रू, कुछ हो जाता था, कुछ लोगों का जो हम कहते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, वहां ऐसे लोगों का बहुत अच्छा चल जाता है, सेटिंग लग जाती है, तो उन लोगों के सन यहाँ रहते हैं। पॉलिटिक्स के लिए सन बहुत अच्छा है। अब दोस्तों मार्स, मार्स क्यों, तो मार्स क्या है, मार्स ये आर्मी चीफ है, कमांडर है, ये लड़वई है, लड़ता है, ये सोल्जर है, तो एनर्जी है। तो सन को, गवर्नमेंट को हेल्प कौन करेगा, गवर्नमेंट के साथ रहकर उसको मार्स हेल्प करेगा। एनर्जी है, अपनी पूरी एनर्जी वो कहाँ लगाएगा, अपनी पूरी एनर्जी वो गवर्नमेंट के काम में लगाएगा, राज्य के काम में लगाएगा, वो बहुत एनर्जेटिक प्लेनेट है। इसीलिए सन, मार्स यहाँ पे रहकर सन को बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मार्स को मिलकर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और उनका सूर्य मंगल यहाँ पे है, सूर्य या मंगल में से कोई भी एक अपने खुद के राशि में है, मूल त्रिकोण राशि है, एग्जॉल्शन साइन में है, साथ में सैटर्न और गुरु ठीक ठाक भी है, सैटर्न अच्छा है, गुरु ठीक ठाक है, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, ये मैंने देखा है। प्लेनेट को षडबल होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया है दिग्बल, ये हो गया डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, ये हो गया थर्ड पार्ट फिनिश हमारे षडबल की सीरीज का। अब हम फोर्थ देखेंगे कि हमारा जो प्लेनेट है, यहाँ हमने अभी देखा है दिग्बल देख लिया है, लेकिन अभी हमको देखना है कि भाव को स्ट्रेंथ कितनी है, भाव बल कितना है। मतलब जितने भी हमारे हाउसेस है, 12 हाउसेस होते हैं हर कुंडली में, तो वो हाउसेस को, हर हाउस को, हर भाव को स्ट्रेंथ कितनी मिली है, तो वो हम कैसे जज करेंगे। मान लेते हैं 5th हाउस है या 9th हाउस है, 9th हाउस में शुभ प्लेनेट है कि पाप प्लेनेट है। 9th हाउस पाप का है, कैसा है, प्लेनेट एनिमी हो रहे हैं या फ्रेंड हो रहे हैं, डेंजर हो रहे हैं या गुड हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो हाउस की क्वालिटी कैसी है, इसके ऊपर से हमको जज करना है कि वो प्लेनेट का भाव बल कैसा है। तो इसके लिए हमें हर हाउसेस को अलग से देखना पड़ेगा। जैसा कि केंद्र देखो नाम दिया है, तो वैसे ही हर हाउसेस को एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग नाम दिए हैं, ग्रुप्स को, हाउसेस के ग्रुप्स को अलग अलग नाम दिए हैं, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है, सबसे पहले तो हम केंद्र स्थानों के बारे में बात करते हैं, 1, 4, 7 और 10। दोस्तों ये 4 हो गए केंद्र स्थान, ये हो गए हमारे केंद्र राशि।
केंद्रास के बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि केंद्र में सबसे बड़ा तो लगना ही चाहता है। अगर हम खुद ही स्ट्रांग नहीं रहे, हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं रही, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं रही, तो हम कुछ डेवलप नहीं कर पाएंगे। लग्नेश वीक अगर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 6-8-12 में गया, डिप्लेटेड हो गया तो वीक हो गया। ओवरऑल देखना पड़ता है कि लग्नेश की स्ट्रेंथ क्या है, बल के साथ, डायरेक्शन के स्ट्रेंथ के साथ, डिग्री के साथ, उसके ऊपर किसके एस्पेक्ट है, ये सब देखना पड़ता है। सिर्फ 6-8-12 में जाने से या थोड़ा बल कम होने से लग्नेश वीक नहीं होता। तो ठीक है, वो जो भी है, फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लग्नेश है, हम खुद है। फोर्थ हाउस, पीस किसको नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी किसको नहीं चाहिए, सो फोर्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ हाउस, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है किसी की भी लाइफ में, तो सेवेंथ हाउस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बिजनेस पार्टनरशिप भी यहीं से देखते हैं, बिजनेस भी यहीं से देखते हैं। 10th हाउस, मेरे हिसाब से फर्स्ट हाउस के बाद तो सीधा इंपॉर्टेंट हाउस होना चाहिए अपना 10th हाउस, क्योंकि 10th हाउस तो करियर है। अगर हमारा करियर ही अच्छा होगा तो ये बाकी सब चीजें तो मिल जाती है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम आते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है, स्टार्टिंग तो करियर से हो रही है। तो किसी का भी करियर अगर देखना है तो 10th हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है कि हम काम कैसे करते हैं करियर को। अगर आपके 10th हाउस को अच्छे पॉइंट्स है, 10-12 पॉइंट्स मिल रहे हैं आपके 10th हाउस को षटबला में, तो बहुत अच्छी बात है। ये 10th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये हो गया केंद्र के बारे में। फिर आ जाते हैं त्रिकोण, तो 1, 5, 9, ये हो गया त्रिकोण। तो एक फिर से आया, देखिए केंद्र में भी आया, त्रिकोण में भी आया, कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हाउस। तो दोस्तों फिफ्थ हाउस तो हमारे पूर्व पुण्य का हाउस है। अगर पूरे पूर्व पुण्य ही आप लेके नहीं आए हो तो ये जिंदगी में आपको जो भी डिफिकल्टीज आएगी आप उसको फेस कैसे कर पाओगे। सो फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य का हाउस है। पूर्व पुण्य लेके आप यहाँ पे आए हो तो आपके बाकी आपको इजीली कम एज में बहुत सक्सेस मिलेगी। लेट एज में आप कुछ चालू करते हो और तब आपके पूर्व पुण्य एक्टिव होते हैं। पूर्व पुण्य की एक्टिवेशन टेक्निक भी होती है, कब होती है वो भी एक टेक्निक है। तो लेट एज में आपकी पूर्व पुण्य एक्टिवेट हो रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस, बिना गुरु के आप कर ही क्या सकते हो, कोई भी जगह पे, कहीं पे भी, कोई भी फील्ड में बिना गुरु के कोई भी काम कर पाना बहुत हार्ड है। पिता का हाउस है, फादर का हाउस है, फादर को पहला गुरु माना गया है, इसीलिए 9th हाउस को फादर का हाउस कहते हैं, 10th हाउस को नहीं कहते। ये बहुत कंफ्यूजन है। 10th हाउस ये फादर की फैमिली है, 9th हाउस को इसलिए फादर का हाउस माना गया क्योंकि पहले गुरु फादर है। तो 9th हाउस जो होता है लक, गुरु और लक, बिना लक के क्या हो सकता है आजकल। सो 9th हाउस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको गुरु से रिलेटेड, लक से रिलेटेड देखना है तो। मैंने आपको फ्रेंड्स डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हमने जो प्लैनेट की देखी, वहां पे राहु केतु के बारे में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। राहु केतु को कोई डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं होती। राहु केतु जो प्लैनेट्स के साथ बैठ जाएंगे उसी की तरह बिहेव करेंगे। मान लो यहाँ पे जुपिटर है, राहु आ रहा है या केतु आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली राहु आ रहा है, भाग्य बहुत बढ़ जाएगा आपका, कम नहीं होगा। यहाँ पे केतु भी आ रहा है, भाग्य बहुत बढ़ जाएगा। ये 3 के नंबर में केतु आ रहा है तो 3 के नंबर में चीजें रहेगी, 3 के मल्टीपल में 3, 6, 9 ऐसा मिलेगा। और राहु आ रहा है तो कोई भी नंबर आ सकता है, वो कितना भी बढ़ा सकता है, नॉर्मली 3 तक बढ़ाता है। यहाँ किसी प्लैनेट के साथ केतु आ रहा है तो नॉर्मल, मर्क्यूरी के साथ आ रहा है तो नॉर्मली 3 प्रोमिनेंट रिलेशनशिप हो सकती है, फिर 6, फिर 9 ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे जुपिटर राहु केतु आ रहा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इनको जरूरत नहीं है। भाग्य के साथ बैठेंगे, भाग्य को बढ़ा देंगे, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वो राजयोग बना रहे हैं कि राजयोग को बर्बाद कर रहे हैं, ये मैटर करता है। 8th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया, फिर वो राहु के साथ चला गया तो अर्धभुक्ति योग हो जाएगा, मतलब आपको जो मिलना है उसका पूरा आधा हो जाएगा। तो राहु केतु का कुछ ऐसा रहता है। चलो हम फिर से पॉइंट पे आते हैं। हमने अभी केंद्र और त्रिकोण के बारे में देखा दिग्बला में। अब दोस्तों हमको देखना है अर्थ हाउसेस, अर्थ हाउसेस तो वो होता है 2nd हाउस, 6th हाउस और ये 10th हाउस। अब आप सोचिए 10th हाउस हमने केंद्र में भी देखा, अब हम अर्थ स्थान में भी 10th हाउस को देख रहे हैं। 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। 2nd हाउस ये हमको गेन देता है, ये हमारी फैमिली है, ये हमारा पैसा है। सो अर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ के लॉर्ड, यहाँ ये पाप करती है नहीं है, इसको कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है, उसके ऊपर कितने अच्छे प्लैनेट का एस्पेक्ट है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। तो 2nd हाउस, 6th हाउस, 6th हाउस
कंपटीशन, हमें कंपटीशन के थ्रू ही पैसा मिलना है। हर चीज में, हर जगह पे, कहीं पे भी आजकल कंपटीशन है। तो आप कंपटीशन में से कितना ऊपर उठ पाते हो, आप कहाँ तक जा पाते हो, तो ये डिपेंड करता है आपके 6th हाउस पे। क्योंकि आप अगर कंपटीशन को अच्छे से हैंडल कर लोगे, आप आगे जाओगे उनके, तो आपका 6th हाउस अच्छा है तो ये बहुत काम आएगा। तो आपको 6th हाउस से बहुत पैसा आएगा। अगर कोई बोलता है 6th हाउस बुरा है, अगर कोई बोलता है 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ रहा है, तो बिल्कुल गलत है। 10th से 9th आ रहा है, और 6th हाउस जो है बहुत अच्छा हाउस है, पैसों से रिलेटेड बहुत अच्छा हाउस है। अर्थ हाउस है, इसमें 2nd हाउस से भी पावरफुल 6th हाउस है। 6th हाउस स्ट्रॉन्ग तो बहुत अच्छे पैसे आएंगे। 10th हाउस, इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों अब हम देखेंगे उपाच्य भाव 3, 6, 10, 11। दोस्तों ये हो गए हमारे उपाच्य हाउसेस। नॉर्मली क्या होता है, उपाच्य हाउसेस में अगर आपके कोई भी प्लैनेट्स है, स्पेशली आपके राजयोग कारक प्लैनेट्स, आपकी कुंडली के जिसको षड वाला मिला है, और इजी लैंग्वेज में बोलूंगा तो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, और थोड़ा टफ लैंग्वेज में डीप में जाके बोलूंगा तो जिसको षड वाला भी मिला है और कारक प्लैनेट्स भी है, अगर वो 3, 6, 10, 11 हाउसेस में आते हैं, उपाच्य हाउसेस में अगर वो आते हैं, तो दोस्तों तो ऐसे टाइम पे ऐसा होता है कि आपकी जो स्टार्टिंग की एज होती है, आपका चाइल्डहुड होता है, आपका अडल्टहुड जो होता है, वहां पे आपको बहुत तकलीफ जाती है। हो सकता है आपको पावर्टी भी सहना पड़े। सबको पावर्टी नहीं सहना पड़ता। हो सकता है कि आपको इतना हार्ड वर्क करना पड़े कि आपको उसका रिजल्ट ही ना मिले, ऐसा हो सकता है। सभी को पावर्टी देखनी पड़ेगी ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क बहुत रहेगा। लेकिन ये उपाच्य हाउस जैसा ही एक्टिव हो जाता है, उपाच्य हाउस 37, 38 के बाद जैसे ही उपाच्य हाउस एक्टिव हो जाएंगे, आपको राजयोग मिलना चालू हो जाएगा। और बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपका राजयोग ट्वाइस, थ्राइस रहेगा, क्योंकि उपाच्य हाउसेस का एक्टिवेशन का टाइम आ चुका है। फिर चाहे आपकी महादशा कोई भी हो, अंतरदशा कोई भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उपाच्य हाउसेस के कुछ एक्टिवेशन है, वहां पे वो एक्टिव हो गया, आपका रिजल्ट मिलना आपको चालू हो जाएगा। और उपाच्य हाउस में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट जाते हैं, जो भी मैलेफिक, नेचुरली, फंक्शनली नहीं, नेचुरली, मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, क्रूर ग्रह, मैलेफिक ग्रह, जो भी ग्रह वहां पे जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो उसका बुरा रिजल्ट नहीं देगा। देखिए अगर आपके कुंडली के लिए शनि चाहे कितना भी कारक क्यों ना रहो, है तो पाप ग्रह, लिविंग थिंग्स, लिविंग रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाएगा। मंगल भी वैसे ही करेगा, लेकिन वो उपाच्य हाउसेस में चला जाता है तो वो प्रॉब्लम नहीं लाता। दोस्तों ये रहता है कुछ उपाच्य हाउसेस के बारे में। दोस्तों अब हम देखेंगे 6, 8, 12 हाउसेस, इसको कहते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे 6, 8, 12 हाउसेस। तो दोस्तों 6, 8, 12 हाउसेस को कहते हैं दुस्ताना। ये हो गए हमारे दुस्ताना हाउसेस। ये जो हाउसेस रहते हैं, लगभग सभी लोग 6, 8, 12 हाउसेस से डरते हैं, क्योंकि हमने अक्सर वीडियोस में देखा है, हमने बहुत जगह पढ़ा है, कि क्लासिक्स में भी पढ़ा है कि 6, 8, 12 हाउसेस बहुत डेंजर होते हैं। तो दुस्ताना हाउसेस का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत जरूरी है। 6th हाउस के बारे में तो हमने पहले देख लिया कि अगर आप कंपटीशन में टिक नहीं पाओगे, आपके पास पैसा कैसे आएगा, वो तो अर्थ हाउस भी हो गया ना। जब वो अर्थ हाउस हो गया और आपका 6th हाउस भी हो गया, तो आप कंपटीशन में आपको जीतना है, आगे जाना है। अगर आप डॉक्टर हो, अगर एडवोकेट हो, तो 6th हाउस बहुत काम आएगा। तो आपका दुस्ताना हाउस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। डिसीजेस का हाउस है, कोर्ट केसेस का हाउस है, तो आपका स्ट्रॉन्ग रहना तो जरूरी है, वरना आपको तो प्रॉब्लम आ जाएगा। दोस्तों 6th हाउस का स्ट्रॉन्ग रहना इसलिए बहुत जरूरी है। 8th हाउस, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है। 8th हाउस डाइवोर्स भी डिनोट करता है। अगर आपकी कुंडली में 8th हाउस वीक है तो डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी का भी डाइवोर्स जज करने के लिए। 7th हाउस की कंडीशन भी वीक है और 8 की भी है तो डिवोर्स हो गई। 8 की स्ट्रॉन्ग है, 7 की वीक है तो बच सकता है। तो दोस्तों 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, अगर किसी की जिंदगी में फट से ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, मान लो आप कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हो जिसमें आप इंडिया लेवल का अचीव कर सकते हो, वर्ल्ड लेवल का अचीव कर सकते हो, 8th हाउस के थ्रू राजयोगा बन रहे हैं तो सबसे बेस्ट राजयोगा है, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, सो 8th हाउस का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। 12th हाउस
जेल का हाउस है, लेकिन जेल के साथ लग्जरी का भी हाउस है, हॉस्पिटल का भी हाउस है। सो 12th हाउस लग्जरी का हाउस है। वीनस 12th हाउस में बहुत अच्छा करता है, हमने सुना है। तो 12th हाउस आपका अगर स्ट्रांग होगा तो आपको बहुत सारी लग्जरीज मिलेगी, आपको बहुत सारे फॉरेन ट्रेवल्स हो गए, आपके फॉरेन में जाके आपका एजुकेशन होगा, सेटलमेंट होगा। तो दोस्ताना हाउसेस कहाँ से बुरे हुए, वो तो बहुत अच्छे हो गए। तो 6, 8, 12 ये हाउसेस अच्छे, इसको इसके आपको दिग्बला से लेके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से लेके षड बला बहुत अच्छा होना ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम तब आता है 6, 8, 12 हाउसेस में, अगर कोई प्लेनेट वहां पे नीच का होके बैठा है, स्पेशली अगर आपका 12th हाउस में नीच का प्लेनेट होके बैठा है, तो प्रॉब्लम आता है। तो प्रॉब्लम कैसा आएगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, गलत काम कर रहे हो तो आप जेल में जा सकते हो, या डिसीज हो सकता है। ड्रिंकिंग ज्यादा, स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हो तो उसके पीरियड में डिसीज हो सकता है। तो दोस्तों ये गलत काम आपको नहीं करने हैं। अगर आपके 12th हाउस में नीच का प्लैनेट है तो उसी टाइम पे बुरा होगा। दोस्तों अब हम जो देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे 2nd हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस के बारे में। इसको मारक हाउसेस कहते हैं। ये मारक, यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठेंगे 2nd हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में, वो मार्केश का रोल प्ले करेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि मार्केश चालू है। बहुत से लोग अभी वीडियोस बनाते हैं, कोई सेलिब्रिटीज के ऊपर वीडियो बनाता है, कोई पॉलिटिशियंस की, अभी इनको धोखा है, उनको धोखा है। तो ये जो वीडियोस बनते हैं ये मार्केश के ऊपर बनते हैं। मार्केश बनता कैसा है, सिर्फ ऐसा नहीं बनेगा कि महादशा में अंतरदशा चालू है, नहीं, उसकी प्रोसीजर अलग है, वो रिवील भी नहीं करना चाहिए। तो मार्केश योग जिसके कुंडली में बनता है, थोड़ा टफ है निकालना। उस टाइम पे किसी के लाइफ को धोखा रहता है। अब वो कितना जिएगा कितना नहीं, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो हो सकता है तो उसका तुक्का लग रहा है, या रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग हैं जो किसी की डेथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डेथ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हाँ हार्ड टाइम जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मार्केश हाउस जो है दोस्तों, ये 2nd, 7th और 8th ये मारक हाउस हो गए। तो यहाँ का स्ट्रॉन्ग रहना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके मार्केश हाउस भी स्ट्रॉन्ग है तो बुरे वक्त में आप अच्छे से बच जाओगे, और आखिरी वक्त में जब आपको जाना रहा आप फट से चले जाओगे, क्योंकि उतने ही जोर से वो मारेगा भी, बिना तकलीफ दिए आपको लेकर जाएगा। तो मार्केश हाउस का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। मार्केश के साथ में ये तो पैसा भी देगा, यहाँ से शादी भी होगी, शादी भी देगा। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन भी देगा, डिसीजेस भी देगा। सो ये हाउसेस अच्छे रहे तो कम एज में ये बीमारियों से जल्दी आपको राहत दे देंगे, ज्यादा एज में आपको जल्दी से लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपके मारक हाउस। यहाँ पे जो भी प्लैनेट होते हैं वो मार्केश का काम करते हैं। काम हाउस, लस्ट के हाउस 3, 7, 11। दोस्तों इसका जो डायरेक्शन भी बनेगी ऐसा डाउनवर्ड बनेगी। सो ये रहेगी काम हाउस, लस्ट टाइप आप बोल सकते हो। वहां पे 7th हाउस भी आ रहा है, वहां पे 11th हाउस डिजायर का भी आ रहा है, बहुत डिजायर, ज्यादा डिजायर। 7th हाउस लस्ट, 3rd हाउस कोई डिजायर के लिए जो मेहनत करते हैं, ये डिजायर के लिए जो मेहनत करते हैं, ये डिजायर के लिए मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क को। तो ये हो गया कामा हाउस। आपका कामा हाउस अगर थोड़ा वीक भी रहा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। दोस्तों मैंने ये जो हाउसेस के बारे में आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ये हाउसेस में अगर आपके षड बल अच्छे से होता है, षड बल इसका कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाव बल, मतलब हर भाव को कितने पॉइंट्स है, कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो भाव में अगर अच्छे से बल होता है, अगर प्लैनेट्स को अच्छे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है, तो फिर से आप पहले के 2 और अभी के 2, 4 स्टेप्स आप क्लियर कर चुके हो। आपके बहुत पॉइंट्स ऐड हो चुकी है षड बला के इसमें, तो आपको फिर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चाहे आपका फिर प्लैनेट स्ट्रांग हो या वीक हो। दोस्तों अब हमारे 2 बलास बचे हैं, 2 टेक्निक्स बची है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण।